बच्चों नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एटॉमिक फिजिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न यह था कि हाइड्रोजन परमाणु में, पहले समझ लीजिए आप, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूम रहा है। माना बेटा इसकी वेलोसिटी है, इसका वो है Vn nवें कोश में, और इसकी त्रिज्या है Rn। ठीक है, हमें ये पता है, इन दोनों के डेरिवेशन हमने निकाल रखे हैं, ये भी पता है इनके फॉर्मूले क्या आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति कर रहा है उसका आपको चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M ज्ञात करना है, ये प्रश्न था। और यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण आप जो ज्ञात करोगे इसकी वैल्यू कोणीय संवेग के पदों में आनी चाहिए। तो देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू I इंटू A। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू, जब n की वैल्यू गिवन नहीं हो तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखनी है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर ऐसे तो कोई कुंडली है नहीं, तो ये n की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू I इंटू ए। याद करो बेटा, चैप्टर नंबर 8 में इसका पूरा डेरिवेशन करा था और इसका आंसर आया था EVR/2। m इज इक्वल टू EVR/2, ये इसका आंसर आया था। उसी को मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो m इज इक्वल टू I की वैल्यू, I क्या होता है, यहाँ पर करंट है, विद्युत धारा है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यानी आवेश गति कर रहा है, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर I की जगह, I का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है Q/T इंटू ए। सिंपल सी बात। तो बेटा आप यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू हमने लिखा है Q/T, I इज इक्वल टू Q की वैल्यू होती है N इंटू ई अपॉन, यहाँ पर पूरा ही चक्कर लगाने में लगा समय जिसे आवर्त काल कहा जाएगा, वो लिख दिया मैंने कैपिटल T। N, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, 1H1। ठीक है बेटा, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 0, यानी N की वैल्यू 1। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E/T। समय इज इक्वल टू होता है समय बराबर दूरी बटे 4। तो एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2πRN और 4 है इसकी Vn। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा E। कैपिटल T की वैल्यू रख देंगे 2πRN अपॉन Vn, यानी I इज इक्वल टू -E इंटू Vn अपॉन 2πRN। ठीक है ना, इसको एक बार समझा रहा हूँ, फिर इसको वापस से सॉल्व करूंगा मैं। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ गई, चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू, ये तो I है, I इंटू ए। ठीक है ना, एक ही चीज है। I की वैल्यू हमने निकाल ली, तो -E इंटू Vn अपॉन 2πRN इंटू कैपिटल A, ये यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसकी त्रिज्या Rn है तो इसका क्षेत्रफल हो गया πRn का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो चीज कट जाए उनको काट दीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, Rn से एक Rn कैंसिल हो गया, तो M इज इक्वल टू EVRN/2। वहां पर जो आपका फॉर्मूला आया था वो आया था EVR/2। अब यहाँ पर NO लगा दीजिए। यहाँ पर चूंकि हमें पता नहीं है किस कोश में ये गति कर रहा है, तो हमने VN/Rn लिख दिया है। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पर इसकी दिशा से है और इसका कोई मतलब नहीं है। चाहो तो आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर इसका परिमाण हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला आ गया M इज इक्वल टू EVRN/2। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बात आती है इसके आगे की, तो वो देखिए आप, यानी हमने हाइड्रोजन परमाणु में एक बार इसको पूरा रफ कर देते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु का डायग्राम बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन
वी एन वेलोसिटी से परिक्रमण कर रहा है, त्रिज्या है आर एन। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आया, पूरा डेरिवेशन मैंने अभी समझाया आपको, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम इज इक्वल टू आया माइनस ई वी एन आर एन अपॉन 2, जो चैप्टर नंबर 8 में भी आपको बताया गया था। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। समीकरण 1 में स्मॉल m का अंश व हर में गुणा करने पर, स्मॉल m का अंश व हर में गुणा करने पर, यानी जो काम आप अंश में करोगे वही काम आपको हर में करना होगा। तो क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू माइनस ई वी एन आर एन अपॉन 2 एम ई अपॉन एम ई, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग लगा दिया। यहाँ पर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का ऊपर नीचे आपने भाग लगा, मल्टीप्लाई कर दिया मतलब। तो यह आ जाएगा ई। अब ध्यान दीजिए बेटा, एम ई इंटू वी एन, इसको मैंने अलग लिख दिया, एम ई इंटू वी एन इंटू आर एन अपॉन 2 एम ई। अगर आप कोणीय संवेग का फॉर्मूला जानते हैं तो कोणीय संवेग कैपिटल एल इजिकल टू होता है एम वी आर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कोणीय संवेग 11th क्लास में सिखाया जाता है आपको, कोणीय संवेग इजिकल टू होता है आर क्रॉस पी, और पी यहाँ पर क्या होता है, संवेग होता है। संवेग में अगर आप आर का मल्टीप्लाई कर देंगे स्थिति का, तो यहाँ पे आ जाएगा कोणीय संवेग एम वी, और ये क्या चीज है, आर। तो एम वी आर, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, एल इजिकल टू होता है एम वी आर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एल, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, एम इजिकल टू माइनस ई एल अपॉन 2 एम ई आंसर। नोट कीजिए बेटा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन कंप्लीट। अब इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें उत्तेजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इन सब का डिस्कशन करना है, और लास्ट में बोर की कमियों के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए बेटा, लगभग 90% चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको कल ही बताया था। अगला जो टॉपिक आता है वो है आयनन ऊर्जा। इसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे कि आयनन ऊर्जा होती क्या है, फिर इसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आयनन ऊर्जा की जो परिभाषा है वो है हाइड्रोजन परमाणु, पहले मैं इसको लिखूंगा फिर समझाऊंगा। हाइड्रोजन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त का मतलब है फ्री करना है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए अर्थात अनंत वेग कोश में स्थानांतरित करने के लिए, अनंत वेग कोश में स्थानांतरित, अनंत का मतलब बेटा ये बाहर निकल गया, ठीक है। अनंत वेग कोश की ऊर्जा कितनी होती है, 0, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन से मुक्त हो चुका है, इसका मतलब ये है। अर्थात अनंत वेग कोश में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे ही आयनन ऊर्जा कहा जाएगा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। इसे कैपिटल ई आई से प्रदर्शित करते हैं, ई आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आप यहाँ पर इसका फिजिकल मतलब समझिए, वो क्या है। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में, हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की ही बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, मुक्त का मतलब फ्री, बाहर निकालने के लिए, मुक्त करने के लिए अर्थात अनंत वेग कोश में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहा जाता है। इसे ई आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा, ये नाभिक, ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, ये तृतीय कोश, ये चतुर्थ कोश, इस तरह से कोश बढ़ता जाता है। दूर कहीं यहाँ पर
ये अनंतवा कोश है, ठीक है, यहाँ पर यानी इसके बाहर, इससे ज्यादा नहीं है, ये अनंतवा कोश है। इस कोश की एनर्जी है E इनफाइनाइट, आप जानते हैं 0 है। यानी इलेक्ट्रॉन, आप समझिए यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, सपोज कीजिए प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, दो आवेशों के बीच में F इज इक्वल टू, जो फोर्स लगता है वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F जो प्रोपोर्शनल है वो है 1 अपॉन R स्क्वायर के। यानी दूरी जितनी कम होगी बल उतना ही ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर होगा तो इसका नाभिक का और इसका जो बंधन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसे यहाँ से तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इस पे वीक फोर्स लगता जाएगा, यानी इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, अनंतवेग कोश में होगा, तो इस नाभिक से इसका बंधन बिल्कुल नहीं होगा, यानी इसे मुक्त किया जा सकता है। तो एक बात को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए पहले कहाँ लाया जाता है? अनंतवेग कोश में लाया जाता है। अनंत का मतलब होता है बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा कितनी होती है? वहां पर ऊर्जा 0 होती है। यानी इसका मतलब ये बेटा, आपको बताया था बंधन ऊर्जा नेगेटिव क्यों आई थी, वो आप समझिए। अभी तो खैर आपके बंधन ऊर्जा आया नहीं है, आपके कैपिटल ई ही आई है अभी। तो ई की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई थी, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है ये इस पे इतना बंधन लग रहा है, ये इसको इतना बांध के रख रहा है। यानी आपको यहाँ से इसको निकालना है तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी होगी। अब आप जानते हो प्रथम कोश की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका मतलब ये हो गया, यहां से बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव 13.6 लेनी होगी, यहां से बाहर निकालने के लिए, सेकंड कोश से बाहर निकालने के लिए +3.4, और यहां से बाहर निकालने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यानी आपको सीधे सीधे से मतलब ये ध्यान रखना है कि आयनन ऊर्जा का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, चाहे किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन हो, उसे अनंतवेग कोश में स्थानांतरित, अनंत का मतलब है बाहर निकाल दिया, स्थानांतरित करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसे ही आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसे EI से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बेटा इसका, अब सपोज कीजिए एक और चीज बताता हूं, जो कक्षा जितने पास होती है उसे निम्नतम कक्षा कहा जाता है। यानी ये निम्नतम कक्षा है। अगर इन दोनों की बात करूंगा, पहले और दूसरे की बात करूंगा, तो पहली निम्नतम कक्षा है और दूसरी उच्चतम कक्षा है। 2 और 3 की बात करूंगा तो 2 निम्न हो जाएगा और 3 उच्च हो जाएगा। तीसरे और चौथे की बात करूंगा तो तीसरा निम्न हो जाएगा और चौथा उच्च हो जाएगा। यानी यहाँ पर रेस्पेक्टिवली समझना है आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं अलग अलग लाइन्स बना दूं, एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, ठीक है बेटा, और इनका नामकरण कर दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो अगर ए और बी की बात करूंगा तो बी बड़ा है, ए छोटा है। लेकिन अगर बी और सी की बात करूंगा तो सी बड़ा है और बी छोटा है। आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर लेते हैं कि जो उच्च ऊर्जा है, उच्च कोश है, उसकी एनर्जी है En2, और जो निम्न कोश है उसकी एनर्जी है En1, ठीक है। लेकर कहाँ जाना है? अनंत में, तो N2 की जगह आ जाएगा E इनफाइनाइट, और जहां से लेकर जा रहे हैं वहां पर आ जाएगा En1। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको रफ करूंगा और आगे की बात आपको और बताऊंगा। तो देखिए बेटा, डेफिनेशन हो चुकी है। अब देखिए, कहा जाता है इसे EI से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात EI इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस EN। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी है इनफाइनाइट कोश की ऊर्जा माइनस EN, ठीक है बेटा। अब प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। प्रथम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका दोनों तरह से समझ में आना चाहिए, मैथमेटिकल भी समझ में आना चाहिए और फिजिकल भी आपको समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर है?
इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पहली कक्षा और ये अनंतवी कक्षा, यानी यहां से इनफाइनाइट में लेके जाना है। ठीक है, तो प्रथम कोश से अनंतवें कोश में स्थानांतरित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? तो इस फॉर्मूले से देखिए EI = E इनफाइनाइट माइनस E, n की जगह क्या आएगा? निम्नतम कक्षा आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर फॉर्मूला यही तो होता है बेटा, आपको बताया था बोर की तृतीय अभिधारणा, डेल्टा E = EN2 माइनस EN1। N2 का मतलब होता है उच्च कोश और N1 का मतलब होता है निम्न कोश। तो उच्च कोश कौन सा हो गया? अनंत है। अनंत कोश की ऊर्जा होती है 0 माइनस, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्रथम कोश की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो प्रथम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? EI = पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है अगर बोर्ड एग्जाम में आता है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में से इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा आ गई 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, डायरेक्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में हुआ तो उसे इस परमाणु में मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी? वो आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश की आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। सॉल्यूशन सिंपल सा, अगर मैं कहूं ये नाभिक, ये द्वितीय कोश, और ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, और ये अनंतवा कोश, ये अनंतवा कोश। अब की बार इलेक्ट्रॉन कहां से ले जाना है? यहां से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में ले जाना है, यानी 2 से अनंत में लेके जाना है। तो ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए बेटा, मुक्त करने के लिए EI = सॉल्यूशन EI = E इनफाइनाइट माइनस E2, तो 0 माइनस 3.4, तो आंसर क्या आ गया? 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आप बेसिक मार्क्स समझ गए होंगे, बेसिक मतलब आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हो कि तृतीय कोश की आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। तृतीय कोश की आयनन ऊर्जा, तब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे EI = E इनफाइनाइट माइनस E3, 0 माइनस 1.51, तो ऊर्जा आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। यानी आपको एक टेबल तो ये पता ही है, E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपको ये याद करवाया था मैंने। E3 होता है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, E4 होता है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, और E5 होता है -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी प्रथम कोश की कुल ऊर्जा है -13.6, तो प्रथम कोश की आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 13.6। अभी सॉल्व करा। द्वितीय कोश की कुल ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इसके अंदर एनर्जी है जिसे हमने नेगेटिव मान लिया, तो इसे मुक्त करने के लिए आपको धनात्मक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ये टोटल एनर्जी को 0 करना है तो +3.4 और जोड़ दीजिए, तभी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। यानी ये नेगेटिव आ रहा है तो कुल ऊर्जा है, और इसका पॉजिटिव कर देंगे, ट्रिक है ये, पॉजिटिव कर देंगे तो ये आयनन ऊर्जा आ जाएगी। फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ये संबंध भी आपको ध्यान रखना है। ये कुल ऊर्जा का, ये जो पहले बताया था, आयनन ऊर्जा को EI से लिखा जाता है। I का मतलब आयोनाइजेशन है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपका आयनन विभव, पहले इसको नोट करें। आयनन विभव किसे कहता है वो भी समझ लीजिए। आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, विभव से समझ गए होंगे। वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज आता है चैप्टर नंबर 3 में, आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको 10th में तो आप थोड़ा बेसिक तो पढ़ाइए, वहां से भी आप समझ जाएंगे। ये आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, W = Q × V, यानी V = W/Q। W यहाँ पर कार्य है और यहाँ पर ये आवेश है, यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के तुल्य होता है। एकांक मतलब क्यू की वैल्यू 1 कर देंगे तो V इजिकल टू डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कार्य बराबर विभव। ये अब चैप्टर नंबर 7 में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जितना यहाँ पर काम आएगा उतना मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आता है परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं, वह विभवांतर जिसमें त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। आयनन ऊर्जा तो समझ में आ गई, अभी पढ़ा। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। प्रथम कोश की आयनन ऊर्जा पॉजिटिव 13.6, द्वितीय कोश की आयनन ऊर्जा पॉजिटिव 3.4। तो इतनी एनर्जी के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आवेश तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आवेश है। इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, यानी इसको त्वरित करने के लिए आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। जिस वोल्टेज से आप यहाँ पर इसे आयनन ऊर्जा दे रहे हो उसे ही कहा जाएगा आयनन विभव। और आप पूरी डेफिनेशन पढ़ लोगे, एक आध न्यूमेरिकल करा दूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आयनन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा होती है, अथवा में एक और परिभाषा लिखिए, अथवा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिस विभवांतर से त्वरित किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? वह आयनन विभव कहलाता है। वह आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर कहा जाए कि प्रथम कोश के आयनन विभव क्या होगा, प्रथम कोश का आयनन विभव तो सिंपल सा इसका आंसर है, प्रथम कोश का आयनन विभव होगा 13.6 वोल्ट। द्वितीय कोश का आयनन विभव क्या होगा? 3.4 वोल्ट। देखिए बेटा, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तृतीय कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के लिए तृतीय कोश की आयनन विभव, तो क्या होगा इसका आयनन विभव? वो होगा 1.51 वोल्टेज। अब ये आया कैसे, इसका मतलब समझिए आप। देखिए आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इजिकल टू क्यू इंटू वी। तो V इजिकल टू यहाँ से हो गया W बाई क्यू। इस W का मतलब होता है कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। सिंपल सी बात तो आप जानते ही होंगे। इस कार्य को ऊर्जा भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, और ये आवेश तो आप समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। अब आपको बताया गया है कि प्रथम कोश की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनन ऊर्जा है, वो कितनी थी बेटा? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। द्वितीय कोश की आयनन ऊर्जा थी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और तृतीय कोश की आयनन ऊर्जा थी -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव नहीं है, सॉरी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर कुल ऊर्जा होगी तो नेगेटिव है, और आयोनाइजेशन एनर्जी है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, V1 का मतलब है प्रथम कोशिका आयनन विभव, तो ऊर्जा कौन सी लेनी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लेवल की। तो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन आवेश कौन है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन E से E कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 13.6 वोल्ट। अगर द्वितीय कोश की, ठीक है, द्वितीय कोश का आयनन विभव निकालना है, तो द्वितीय कोश की आयनन ऊर्जा
अपॉन ई। कितनी है बेटी वैल्यू? 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन ई। ई से ई कैंसिल आउट, 3.4 वोल्ट। बात समझ गए होंगे। एक टेबल के द्वारा मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कुल ऊर्जा क्या होती है। तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ये टेबल बना लेते हैं अपन। इसके 3 पोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। यहां पर मैं लिख रहा हूं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा यानी कहने का मतलब ई एन की वैल्यू यहां लिख रहा हूं। यहां पर लिखा मैंने आयनन ऊर्जा, जिसे ई आई से प्रदर्शित किया जाता है, और यहां लिख रहा हूं मैं आयनन विभव, जिसे V से प्रदर्शित किया जाता है, जो वोल्टेज ही है। अब अगर और यहां पर कक्ष भी लिख देते हैं, तो देखिए बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरह से। ये प्रथम कोश, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। द्वितीय कोश n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 तक की बात कर लेते हैं। प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चौथा कोश और ये 5वां कोश। यहाँ पर ये कोश की संख्या है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो E1 की वैल्यू आती है, याद करें बेटा, E1 की वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। E2 की वैल्यू आती है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। E3 की वैल्यू आती है -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। E4 की वैल्यू आती है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट और E5 की वैल्यू आती है -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अगर आप इसका पॉजिटिव कर दोगे, करते कैसे हैं वो एक चीज है, यहां पर देख लीजिए। क्योंकि EI इज इक्वल टू होता है E इनफाइनाइट माइनस, कहां से लेके जाना है, प्रथम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को अनंत में लेके जाना है, तो E1 आ जाएगा, यहां पर E2 आ जाएगा, E इनफाइनाइट माइनस E2, यहाँ E इनफाइनाइट माइनस E3 आ जाएगा। ये पैटर्न चलता जाएगा। इसकी एनर्जी होती है 0, ये नेगेटिव यहां पर आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इस ऊर्जा का पॉजिटिव ले लीजिए। प्रथम कोश की आयनन ऊर्जा धनात्मक 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, द्वितीय कोश की आयनन ऊर्जा, इसका पॉजिटिव कर दीजिए, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तृतीय कोश की आयनन ऊर्जा 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, चतुर्थ कोश की 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट और पांचवें कोश की 0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, यानी कि एनर्जी अपॉन Q। ठीक है, यानी आप इस एनर्जी में, आयनन ऊर्जा में, अगर आप आवेश का भाग लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, अगर आप E का भाग लगा दोगे तो वोल्टेज बाकी रहेगा, यानी आप E को हटा दीजिए, तो V1 की वैल्यू आई 13.6 वोल्ट, V2 की वैल्यू आई 3.4 वोल्ट, आपको E हटाना है। V3 की वैल्यू आई 1.51 वोल्ट, V4 की वैल्यू आई 0.85 वोल्ट और V5 की वैल्यू आई 0.54 वोल्ट। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। कुल ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा, दोबारा ध्यान दीजिए, अब बेसिक चीज समझिए। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी कोश से अनंतवें कोश, यानी मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो प्रथम कोश में होगा तो इतनी और पांचवें कोश में होगा तो इतनी। अब इस ऊर्जा देने के लिए जिस विभव की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आयनन विभव। यहाँ पर आ गया आपके आयनन विभव। तो अगर आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय की आयनन ऊर्जा, आयनन विभव क्या होता है, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम उत्तेजन ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, वहां से मैं आपको उत्तेजन विभव भी सिखा दूंगा। और इसमें लास्ट में इस चैप्टर में टॉपिक आता है बोर मॉडल की कमियां, उसको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में इसको नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, या फिर जब मैं शेयर करूं तब आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।